ना आप यहाँ का डॉक्टर बन पा रहे हैं, ना यहाँ का लाइसेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पा रहे हैं, ना समाज में आप अपना मुंह दिखा पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप भी फिर उसी पेशे में आ गए जिस पेशे के थ्रू आपको भेजा गया था। आप भी आके यहाँ पे एजेंट और ब्रोकर का काम करने लगे और बाप माँ को लग रहा है कि मेरा बेटा पढ़ के तो आया है, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, और दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं कि माँ बाप को पता ही नहीं है। इसमें कैसे फंसाया जाए, कैसे जाल बिछाया जाए जो मछली फंस जाए, उसमें कौन सा चारा डाला जाए, कौन सा दाना डाला जाए जिससे वो क्लाइंट फंसे और मैं पैसा लूं। उस कंसल्टेंट को उस बच्चे के फ्यूचर से कुछ लेना देना है ही नहीं। कि जो पैटर्न है वो पैटर्न में हल्का सा एक लूप है। जो आपने बोला कि भाई 18 लाख के आसपास लोग बैठते हैं और उसमें से 9 लाख के आसपास क्वालिफाई हो जाते हैं, जबकि हमारे पास सीट्स जो हैं वो 1 लाख के आसपास है। जो ये डॉक्टर बनने के पीछे जो रेस चल रहा है, तो इसमें जो पेरेंट का मैडनेस है, जो बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल के बैठे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। अब इंडिया की बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि उसका एडमिशन पहले अपने ही देश में हो जाए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अब्रॉड के कॉलेजेस में एक एक कॉलेज में कम से कम 1500 बच्चे एडमिशन लेते हैं, हजार हजार बच्चे लेते हैं। इंडिया में एक मेडिकल कॉलेज में आपका 100 से 150 एडमिशन देने में गवर्नमेंट की हालत खराब हो जा रही है। और वहां एक कॉलेज जिनके पास जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसके पास फैकल्टी नहीं, जिसके पास हॉस्पिटल नहीं है, वो 1500 बच्चों का एडमिशन कॉलेज दे रहा है, उसके पास आपको 100 बेड का हॉस्पिटल भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज इस होपकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आज के होपकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। आप इनके चेहरे से पहले से रूबरू हो चुके होंगे, काफ़ी फेमस हैं। और ये सोशल मीडिया पे अगर आप इनको देखे होंगे तो ये अभी ब्लॉगर के तौर पे काफ़ी इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी अपनी पहचान है। इनका शो डिस्कवरी पे भी है, जो डिस्कवरी ने शूट किया था उस पे भी अवेलेबल है। ये फ़कीरा राइडर्स के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो ब्लॉगिंग है कई मुद्दों पे हैं, बच्चों के बारे में भी है, ट्रैवलिंग के बारे में भी है, अलग अलग जगहों के बारे में है, जो एक डाइवर्स को रिप्रेजेंट करता है अपने ब्लॉग में। तो आज उनके अंदर वैसी सारी क्वेरीज मन में पनपने लगी है, या वो जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में स्टडी अब्रॉड या एमबीबीएस अब्रॉड है क्या चीज़, बच्चे क्यों जाते हैं, और उनके पास तमाम तरह के सवाल हैं। और वो वैसे ही हैं जैसे आप, कोई नया बच्चा, कोई नया स्टूडेंट जो +2 कर रहा है और उसको अगर आगे भविष्य में कोई भी फर्दर प्लानिंग करना हायर एजुकेशन के लिए, वो चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या जो भी कोर्सेज में वो हायर एजुकेशन करना चाहता है इंडिया या अब्रॉड में, उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इनके मन में भी काफ़ी ऐसे सवाल थे। तो उन सभी सवालों को लेके हम लोगों ने सोचा कि एक पॉडकास्ट ही कर देते हैं। तो इस होपकास्ट में मैं अपने गेस्ट को वेलकम करना चाहता हूं। फकीरा साहब नमस्कार, वेलकम टू होपकास्ट। नमस्कार। सब दोस्तों को पहले तो वेलकम, और शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ मुझे बुलाया, इनवाइट किया। अब जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, तो ज़्यादातर लोग वही होंगे जो ओवरसीज स्टडी के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ओवरसीज स्टडी के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो परसेंटेज जो है ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो जो जिज्ञासा व्यूअर्स के मन में है वही जिज्ञासा मेरे मन में है। राइट। और एक बच्चे को ओवरसीज स्टडी या बाहर जाके पढ़ाई करना, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस किस तरीके की उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, करने के बाद में मतलब वो पूरी पढ़ाई कर लेता है तो उसका भविष्य, कैरियर, या वो लौट के जब इस देश में आता है तो यहाँ पे क्या कर सकता है, या दूसरे देशों में जाके किस तरीके की नौकरियां कर सकता है। तो वो सवालों का सिलसिला जो रहेगा वो क्रमबद्ध तरीके से मैं पूछूंगा। और जिनसे पूछा जाएगा उनके बारे में तो आपको पता ही है, शायद ये 20 साल से इस कैरियर के अंदर काम कर रहे हैं, पिछले 20 साल से बिल्कुल ये बिल्कुल। ओवरसीज स्टडी के अंदर हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई आदमी मास्टर है, सब जैसे आप ट्रैवलिंग के बारे में जानना चाहेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल पर्याप्त है, आप जहाँ का भी नाम लेंगे तो आपको मैं वहाँ का कुछ ना कुछ आपको व्यूज़ दे सकता हूँ, वर्चुअल आपको टूर करा सकता हूँ। लेकिन अगर ओवरसीज स्टडी की बात आएगी तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें काम कर रही हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं, तो उसके बारे में बताने के लिए जो जो सज्जन हमारे साथ बैठे हैं, दीपेंद्र जी, तो ये अति उत्तम व्यक्ति हैं इस चीज़ के लिए। तो चलिए फिर सवालों का सिलसिला इनके साथ थैंक यू सर, शुरू थैंक किया यू। जाए। आपने तो बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दिया। ऐसा साधारण आदमी हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को गाइड करें, उनके सही मार्गदर्शन दूं उनको, बस इसी में जीवन चल रहा है।
सबसे पहला जो मेरे दिमाग में सवाल है कि जितने भी बच्चे डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, लड़के लड़कियां जो बच्चे हैं वो सब डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, उनके लिए इंडिया में मेरे को लगता है शायद प्रायोरिटी होती होगी कि वो अपने देश में रह के डॉक्टर बने। तो ऐसा क्या हमारे पास में चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें ओवरसीज स्टडी करनी करने के लिए जाना होता है या करने जाना चाहिए? मतलब ये मजबूरी है या ये ऑप्शंस हैं बेटर स्टडीज़ के लिए? तो वो सबसे पहले थोड़ा सा आप इसके ऊपर। नहीं, देखिए, ये ऑप्शंस भी है, मजबूरी भी है। दोनों पक्ष को हमको देखना पड़ेगा। आपने बोला कि स्टडी अब्रॉड एक बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी ब्रॉड एरिया है। तो इसको अगर हम देखने की कोशिश करें, ये स्टडी अब्रॉड में एक तो मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी बच्चे या जो छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में जो लोग जानते हैं या बच्चों को भेजना चाहते हैं, वो मेडिकल से अवेयर काफ़ी हैं। दूसरा जो इसका सेगमेंट है वो आपको नॉन मेडिकल से है, जिसमें इंजीनियरिंग है, आपके होटल मैनेजमेंट है, फैशन टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग के काफ़ी कई ब्रांचेज हैं, मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है। वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो आपने सवाल उठाया कि एमबीबीएस अब्रॉड ओवरसीज से क्यों करना चाहिए, क्या ये मजबूरी है या ऑप्शन है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भारत में, भारत ही नहीं, इंडिया ही नहीं, इंडिया के आसपास के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, ये मान बैठे हैं। किसी ज़माने में लॉ को एज ए नोबल प्रोफेशन माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया तो खास करके एशियन कंटिनेंट में, एशियन कंट्रीज़ में, और उसमें भी अगर प्रायोरिटी तौर पे बात किया जाए तो इंडिया में, लोगों ने मेडिकल प्रोफेशन को एज ए नोबल प्रोफेशन मान लिया और उसको तय कर लिया कि ये नोबल प्रोफेशन है। अब हर बच्चा को यहाँ के पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी डॉक्टर ही बन जाए। एक तो ये प्रॉब्लम है। जो ये डॉक्टर बनने के पीछे जो रेस चल रहा है, तो इसमें जो पेरेंट का मैडनेस है, जो बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल के बैठे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। अब इंडिया की बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि उसका एडमिशन पहले अपने ही देश में हो जाए, क्योंकि उस देश के कल्चर से, उस देश के लैंग्वेज से, फूड हैबिट से, डिजीज पैटर्न से एक वो फैमिलियर रहता है। तो हर बच्चों का ये डिज़ायर तो होता है कि पहले मुझे अपने ही कंट्री में एमबीबीएस के सीट्स मिल जाए और मैं यहीं से एमबीबीएस की पढ़ाई करके एक अच्छा डॉक्टर बन सकूं। अब प्रॉब्लम आता है क्या कि इंडिया में आप देखिए, हर साल अगर मैं नीट को एक यूनिफॉर्म टेस्ट लाया गया मेडिकल के लिए, वन नेशन वन टेस्ट मेडिकल के लिए आया, जिसको नीट बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए कि अगर 2016 से ही काउंट करना मैं शुरू करूं, तो पहली दफा इसमें बच्चे जो बैठे थे वो तकरीबन 8 to 9 लाख के आसपास थे। और 2023 होते होते ये बच्चों की जो नंबर्स है वो आपको 18 लाख प्लस हो गया। ओ, जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं हम्म, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, 18 लाख प्लस बच्चे आपको लास्ट ईयर अपीयर हुए थे। उसमें से जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे, वो तकरीबन 50%, 55% बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। अब अगर 50% ही बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं तो 18,000 के 50% आपका 9 लाख हो गया, 18 लाख का 9 लाख हो गया, 50%। और भारत की समस्या क्या है कि टोटल अगर सीट्स हम मिला दें यहाँ पे, वो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस, सबको मिला दे तो पूरी इंडिया में जो सीट्स है वो सीट्स है 1,03,000। और 1,03,000 के अगेंस्ट आपके बच्चे तकरीबन 9 लाख बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां है। और गवर्नमेंट का इसमें, गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है, पता नहीं गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट हैं इसको क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके पास जब सीट्स है 1,03,000, तो आप उसके कई गुना रिजल्ट क्यों दे रहे हैं? रिजल्ट आप ठीक है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके रिजल्ट परसेंटाइल में आता है, परसेंटेज में नहीं आता है। जो 50% परसेंटाइल का जो पासिंग रेशियो रखा गया है, अगर उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उन बच्चों के पास 20% भी मार्क्स नहीं आ रहा है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, और आपके पास सीट्स कम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रिपीटर्स हैं, बहुत बच्चे हैं कि जिन्विनली डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनके लिए तो ऑप्शन है कि भाई मुझे यहां अगर नहीं मिला तो मैं अब्रॉड में जाके पढ़ाई करूंगा, और अब्रॉड से बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर बन के आए हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या आता है कि एक फैशन भी बन गया कि मुझे बच्चों को डॉक्टर बनाना ही बनाना है, वो चाहे बच्चे डॉक्टर बनने लायक हैं या नहीं है,
इसका बिना एवल्यूशन किए, बिना इसका मूल्यांकन किए हम बच्चों को भेज दे रहे हैं, वो कंसल्टेंट भी भेज दे रहे हैं और पेरेंट्स भी भेज दे रहे हैं। पेरेंट्स तो इसलिए भेज रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि मेरे घर में एक डॉक्टर बन के आएगा तो समाज में सोशल जो उनकी रेपुटेशन या शहर में जो रेपुटेशन उनका बढ़ेगा, एक जो फैमिली में जो उनका रेपुटेशन बढ़ेगा, उनके दिमाग में तो ये चल रहा है। ये वो कभी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने के लायक है या नहीं है। लेकिन उस रेस में इतने तेजी से दौड़ रहे हैं कि ये सोचने में उनको समय नहीं मिल रहा है कि हम डिसीजन क्या ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं। विदेश अगर हम भेज रहे हैं तो कितना हद तक सही है और कितना गलत है, विदेश भेजने के टाइम में मुझे किन किन चीजों को देखना चाहिए। तो विदेश एक ऑप्शन के तौर पे तो है, लेकिन उन बच्चों के लिए ऑप्शन के तौर पे जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइनली डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। अगर विदेश के नाम पे आप जा रहे हैं और A4 साइज का डिग्री लेके आ रहे हैं तो उनके लिए तो मजबूरी है और फैशन है कि हम गए, पढ़ के आए। ऐसे ऐसे देशों में बच्चे जा रहे हैं जो बनारस से छोटा कंट्री, उसका कैपिटल बनारस से छोटा है, हॉस्पिटल नहीं है, फैकल्टी नहीं है, लेकिन वहां बच्चे हजारों में भरे पड़े हैं। तो वो आपका पैशन नहीं हो सकता है, वो फैशन है। तो विदेश से एक, मेरे हिसाब से एक ऑप्शन तो है उन बच्चों के लिए जो जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हैं। इसमें जैसे एक बात तो समझ में आ गई कि जो पैटर्न है वो पैटर्न में हल्का सा एक लूप है। जो आपने बोला कि भाई 18 लाख के आसपास लोग बैठते हैं और उसमें से 9 लाख के आसपास क्वालिफाई हो जाते हैं, जबकि हाँ हमारे जी। पास सीट्स जो हैं वो 1 लाख के आसपास हैं, 1,03,000। 1,03,000 है। तो जो 7-8 लाख का जो गैप है वो किस तरीके से ये क्राइटेरिया सेट रहता है कि मतलब उनका नीट में कितने क्या नंबर होते हैं जिसके हिसाब से आप उनको अलग अलग देश या अलग अलग यूनिवर्सिटीज डिसाइड करते हैं देने के लिए, जब सजेस्ट करते हैं? नहीं, बहुत आपने बढ़िया सवाल पूछ दिया। देखिए, इंडिया में क्या है कि इंडिया का एक मेरिट बनता है, जो बच्चे बैठते हैं जितने भी सीट्स हैं गवर्नमेंट के, तकरीबन आपका 54 या 55,000 के आसपास सीट्स है। रिमेनिंग सीट्स आपका डीम्ड और प्राइवेट जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सीट्स हैं। तो गवर्नमेंट का जो भी देखिएगा एक बनता है लगभग टेंटेटिव, ये मान के चलिए कि अगर जनरल का कैंडिडेट हो तो 650 के आसपास उसका, अगर आउट ऑफ 720 मार्क्स है तो उसको चांसेस मिल जाते हैं कि उसको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट हर साल बहुत सारी नई कॉलेजेस खोल तो रही है, लेकिन उस कॉलेज में जो इंफ्रा होना चाहिए, जो लैब होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, वो अभी भी गवर्नमेंट अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं कर पा रही है। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बावजूद भी बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जिस चीज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो मेहनत किए हैं, वहां तक पहुंचे हैं, वो चीज अगर उनको नहीं मिल रहा है तो दोबारा रिपीट करते हैं। तो अगर सबको मिला दें तो गवर्नमेंट का सीट्स आपका 54,000 ही तो है जो कम पैसे में पढ़ा सकता है, और जो रिमेनिंग लगभग 50 और 51,000 के आसपास जो सीट्स है, ये तो प्राइवेट और डीम्ड का है। अब उसमें आप देखिए तो अच्छे अच्छे उस कॉलेज का एक और आपको मैं बताऊं कि 600 नंबर वाले बच्चे इसलिए एडमिशन वहां पे नहीं ले पाए, गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट में इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं है। लेकिन सिमिलरली उसको देख लीजिए कि अगर एक बच्चा क्वालिफाइंग मार्क्स लाया है, एक 600 वाला बच्चा एडमिशन इसलिए नहीं ले पा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, और एक बच्चा 130 नंबर 720 में से या 135 या 36 नंबर लेके आता है, उसके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, वो जाके मेडिकल कॉलेज में उसको इजिली एडमिशन मिल जा रहा है। ये भी काफी कंट्रोवर्शियल चीज है, इसको भी समझने की जरूरत है। क्या आप उन लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए रिजल्ट निकाल रहे हैं इतने कम परसेंटेज पे, जिसको परसेंटाइल के नाम पे आप 50% कर रहे हैं, तो क्या उन जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका तो एडमिशन पैसे के हिसाब से नहीं हुआ क्योंकि उनके पास नहीं था, लेकिन उनसे जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के हैं, उनका पैसा, उनका एडमिशन प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज में हो जा रहा है। ये चीजें। अब आप विदेश के लिए क्या क्राइटेरिया है नीट का, देखिए 2018 के पहले यहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं था इंडिया में। आपके पास +2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आप पास हैं तो आप फॉरेन में पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके काफी ड्रॉबैक्स आए, जो एक क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 के बाद से कहा कि नहीं, अगर आप अब्रॉड भी पढ़ने जाते हैं एमबीबीएस तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। वहां नीट क्वालिफाई की बात की गई है।
अब नीट क्वालिफाई तो परसेंटाइल के हिसाब से होता है। अब परसेंटाइल आपको निकलता है कि नंबर पे स्टूडेंट कितने अपियर हो रहे हैं, उसके आधार पे निकलता है। तो हर साल का परसेंटाइल आपका अलग अलग होता है। किसी साल आपका, उसमें भी 3 कैटेगरी है। जनरल के परसेंटाइल 50% है, तो किसी साल उसका 136 होता है, किसी साल आपका 140 होगा। ओबीसी का उससे नीचे आता है, SC ST का उससे नीचे आता है। तो ये अगर क्वालिफाई है बच्चा, नीट क्वालिफाई है, तो पहला प्रायोरिटी है कि उसको अब्रॉड जाने के लिए नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने 2018 के बाद से। दूसरा, जो नॉर्मल केस में देखा जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका 50% मार्क्स होनी चाहिए, ये नॉर्मल क्राइटेरिया है। लेकिन विदेश में अलग अलग देशों के अलग अलग मेडिकल कॉलेज के अपने अपने क्राइटेरिया हैं एलिजिबिलिटी का। जैसे बांग्लादेश में देखिएगा तो 60% है। अगर आपका एग्रीगेट 60% है, अगर बायोलॉजी में आपका 60 बिलो है, तभी भी आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। ठीक है। आप इजिप्ट को देखिए, वहां पे 10th और 12th दोनों मिला के आपका 75% होनी चाहिए। चाइना में देखिए, चाइना का है कि भाई 70% होनी चाहिए। दोनों को मिला के कैसे, मतलब? 10th के उनका है कि 10th का 4 सब्जेक्ट्स लेंगे, 12th का 4 सब्जेक्ट लेंगे, उसको ऐड करके मल्टीप्लाई जितने भी मैक्सिमम मार्क्स है उसे करेंगे। अगर 75 आता है तब आप एलिजिबल होंगे। तो वहां पे 10th और 12th दोनों को काउंट किया जाता है। चाइना में ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बोलते हैं कि 80% आपका 80% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा संस्कृत उर्दू कुछ भी पढ़े हैं, आपका सब में होना चाहिए 80%। अगर एक में भी 18 मतलब 79 है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया, लेकिन नॉर्मली 50% उसके पास अगर मार्क्स है, +2 में बायो ग्रुप से लड़का है, नीट क्वालिफाई किया है, तो बाहर अब्रॉड से MBBS करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये नॉर्मल केस है, एक कॉमन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सब इंसान का, हर घर का बिजनेस प्रोफाइल जो है वो अलग अलग है। कोई जॉब कर रहा है, कोई छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, कोई फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी है। तो विदेश में बच्चे को पूरा MBBS की डिग्री कराने तक के लिए कितने क्या पैसों की जरूरत होती है, और कौन कौन से देश में कितने कितना क्या खर्चा आता है, वो थोड़ा सा आप जरा बताओ। देखिए, विदेश में आपने जो फाइनेंशियली बात किया है कि कितने खर्चे आ सकते हैं, कितने कॉस्ट आ सकते हैं। किसी देश में MBBS आपको 6 साल का है, किसी देश में 5 साल का है, किसी देश में 7 साल का भी MBBS है। लेकिन खर्चे की बात करें तो इतना मान के चलिए कि मिनिमम जो खर्चे आते हैं ये आपको कम से कम 30 लाख आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। और 30 से लेके तकरीबन विदेश में जिस कंट्री में मैक्सिमम बच्चे आज के डेट में जा रहे हैं, ये 30 से लेके तकरीबन आपको ये मान के चलिए कम से कम 70-75 लाख INR आपके लग जाते हैं, जिसमें आपका फूडिंग भी होता है, लॉजिंग भी होता है, ट्यूशन फी भी होता है 6 साल का, आपका वीजा एक्सटेंशन होता है, ये सारे चीज होते हैं उसमें। और इसमें जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि बच्चा जब वहाँ पढ़ाई कर रहा है तो उसे किस किस तरीके के चैलेंज वहाँ वहाँ फेस करने पड़ते हैं, और जब पढ़ाई करके दोबारा अगर इस देश में आना चाहे तो यहाँ पे आके फेस करने पड़ते हैं। देखिए, चैलेंज, ये सवाल इतना बड़ा है कि इसके कई टुकड़े में आपको आंसर देने पड़ेंगे। MBBS अब्रॉड में अगर कोई बच्चा या पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा जाए, उसकी चैलेंजेस शुरू होती है जिस दिन वो कंसल्टेंट से मिलता है। पहली दफा जिस कंसल्टेंसी में वो जाता है मिलने, उसकी चैलेंजेस वहीं से शुरू हो जाती है। उस कंसल्टेंट को अपना प्रोडक्ट बेचने के अलावा बच्चे के फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं रहता है। उसके पास जिस कंट्री का जो कॉलेज है वो दुनिया का सबसे बेस्ट कॉलेज हो जाता है। वो अलग बात है कि उस कॉलेज में फैकल्टी नहीं है, उस कॉलेज में हॉस्पिटल नहीं है, वो पूरी कॉलेज का एरिया अगर देख दिया जाए तो 10,000 स्क्वायर फीट में नहीं है, लेकिन उस कंसल्टेंट के लिए वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। और बच्चों को कन्विंस करना उसी दिन से शुरू कर देता है कि आप इस कॉलेज में इस कंट्री में पढ़ने जाइए। और लड़के यहीं से फंसना शुरू हो जाए। पहला स्टेप चैलेंजेस और फंसने का यहां से शुरू होना। क्या चाहिए था कि अगर आप +2 कर लिए हैं और आपके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है जो पूरी दुनिया को आप सर्च कर सकते हैं, वो सर्च नहीं करता है। वो कंसल्टेंट के पास जाएगा, काउंसलर के पास जाएगा, जिसके पास ये भी आइडिया नहीं है कि 2nd ईयर से 5th ईयर तक
क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मेडिकल का प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन और इंटर्नशिप में क्या अंतर है, इंटर्नशिप क्यों जरूरी है, क्यों उसको डिजाइन किया गया, ये भी नहीं पता है, लेकिन वो मेडिकल कंसल्टेंट बना हुआ है। अब बच्चों को ये पता ही नहीं है और कोई सर्च भी नहीं करना चाहता है, तो उसका फायदा उठा रहे हैं कंसल्टेंट या काउंसलर। खास करके मैं एमबीबीएस अब्रॉड की बात कर रहा हूं। बच्चे जाते हैं, बोलते हैं मुझे तो इतना नीट में स्कोर है, इंडिया में होने की संभावनाएं कम है। कंसल्टेंट बोलता है अरे चलो मैं तुमको करवाता हूं 15 लाख में एमबीबीएस, मैं तुमको करवाता हूं 20 लाख में एमबीबीएस। साहब इंडिया के एक रेसिडेंशियल स्कूल में +2 का फी और एकोमोडेशन जोड़ दी तो 15 लाख में होता है, और आप 6 साल का एमबीबीएस कोर्स करने जा रहे हैं, 15 लाख के उस बहकावे पे आप चले जा रहे हैं जो कि 30 लाख हो जाता है। लेकिन वो जो टैगलाइन यूज करता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो कंसल्टेंट यूज करते हैं, उसमें बच्चे और पेरेंट्स फंसते हैं। तो पहला चैलेंज तो यहां से उसकी शुरू हो गई। अब दूसरा चैलेंज उसका होता है कि किस कंट्री में कौन सी कॉलेज को चूज करे, ये उसका दूसरा चैलेंज शुरू होता है। फिर यहां पे बच्चे की हालत वही है जो शुरू में थी। अब वो कॉलेज के बारे में नहीं पता करेगा, कॉलेज कैसा है, उससे कितने पास आउट लोग हैं, कितने एडमिशन के इनटेक हैं, कितने उसमें एडमिशन हो रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अब्रॉड के कॉलेजेस में एक एक कॉलेज में कम से कम 1500 बच्चे एडमिशन लेते हैं, हजार बच्चे लेते हैं। इंडिया में एक मेडिकल कॉलेज में आपका 100 से 150 एडमिशन देने में गवर्नमेंट की हालत खराब हो जा रही है। और वहां एक कॉलेज जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसके पास फैकल्टी नहीं, जिसके पास हॉस्पिटल नहीं है, वो 1500 बच्चों का एडमिशन कॉलेज दे रहा है, उसके पास आपको 100 बेड का हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर किसी शहर में पॉली क्लिनिक भी खुलता है तो उसके पास कम से कम 50 से 100 बेड हो जाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? और मेडिकल कॉलेज चला रहा है, उसके पास 100 बेडेड हॉस्पिटल नहीं है। तो और वो चल रहा है। वहां की गवर्नमेंट उनको ऐसा रूल आउट ऐसा करती नहीं है जिस तरीके से वो चीजों को जस्टिफाई कर पाए। अब उस पर हम आएंगे। उनके जो जितने भी विदेश बच्चे जाते हैं, बहुत कम ऐसे देश हैं, बहुत उंगली पे गिनने वाले ऐसे देश है जहां पे गवर्नमेंट वहां के लोकल और वहां इंटरनेशनल दोनों बच्चों को एक साथ एक सिलेबस पढ़ाते हैं और एक कोर्स ड्यूरेशन में लेके चलते हैं। ओके। विदेश में मैक्सिमम जो कॉलेजेस चल रहे हैं वो आपको इंडियन स्टूडेंट से चल रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट से चल रहे हैं, नेपाली स्टूडेंट से चल रहे हैं, थोड़े बहुत बांग्लादेशी स्टूडेंट से। जितने मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं जिसमें नंबर 1 पे इंडिया है, चाहे आप सीआईएस के कोई कंट्री उठा लीजिए, चाइना उठा लीजिए, इजिप्ट उठा लीजिए, नेपाल उठा लीजिए, बांग्लादेश, वो सारे बच्चे भरे पड़े हुए हैं इंडियन। उनको मेडिकल के लिए इतना पागलपन है कि मुझे मेडिकल करना है। वो मेडिकल करके आके क्या कर रहे हैं वो बात की बात थी, लेकिन मेडिकल करना है। अब वहां से कंसल्टेंट उनको एक अपना जो प्रोडक्ट है उसको बताया। एक ऐसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन आपको 10 लाख है, जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको यूके यूएस से कंपेयर कर देगा, उस कंट्री को यूएस यूके बना देगा और बच्चे उस पर भरोसा करते जाएंगे। ठीक है? तो उसका जो कॉलेज को डिसाइड करना था, वहां भी कॉलेज में बच्चे नहीं चूज कर पाए मैक्सिमम बच्चे। क्योंकि अच्छा, बच्चों की दिक्कत क्या है पेरेंट के, कि लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, छोटे छोटे जगहों से आते हैं। तो उनको लगता है कि मैं जिस कंसल्टेंट के पास या जिस एजेंट या काउंसलर के पास गया हूं, मुझसे बेहतर ज्ञान तो इसके पास होगा, क्योंकि इस बिजनेस को कर रहा है तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ अच्छा तो बताएगा। जैसे मैं अभी आपसे जानना चाह रहा हूं। ठीक है ना? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वो डॉक्टर मेरा कम से कम इलाज तो ठीक करेगा, इस बीमारी का हमसे तो ज्यादा उसको पता है। लेकिन यहां इस फील्ड में थोड़ा उल्टा है। यहां पे आप जब तक बुकिंग नहीं कराते, जब तक आपका एक टोकन अमाउंट उस कंसल्टेंट तक नहीं चला जाता है, तब तक आप तो उसके लिए बाबू सोना हो। लेकिन जैसे अमाउंट आपका गया, वो बाबू सोना का जो रेशियो है वो थोड़ा बहुत कम होने लगेगा। और जैसे आप यहां से फ्लाई कर रहे हो, उस दिन से लगभग 90% बाबू सोना खत्म। अब तुमको अपने देखना है। कंसल्टेंटों के फोन नहीं उठते हैं। तो एयरपोर्ट में जैसे बच्चा घुसा, एक चैलेंज वहां शुरू में कंसल्टेंटों ने जो प्रोडक्ट बेचना था वहां फंसा। दूसरा, जो कॉलेज चुनना था उसके पैसे भी बर्बादी, कॉलेज भी नहीं चूज कर पाया कि किस कॉलेज, जबकि हर कंट्री में अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तभी तो उस देश के मेडिकल सिस्टम चल रहा है। ठीक बात है। लेकिन वहां पे कौन भेजे? हम तो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे ना।
आप बेस्ट बना के बेचेंगे, उसमें बच्चे फंस रहे हैं। जब वहां पे पहुंच रहे हैं तब पता उनको चलता है, अरे यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां तो मेरे जैसे और कई बच्चे आगे फंसे हुए हैं, अब तो फंस गया हो। तो बोलता है अब इसी में काम करो, इसी में। और हाँ, ये एक्सेप्शनल केस है कि वैसे वैसे कॉलेजेस से भी जो बच्चे विलिंगली ये उनके डिजायर है कि मैं डॉक्टर बन के आऊं, वो डॉक्टर बन के आए हैं, लेकिन वो कॉलेज का पढ़ाई के बदौलत नहीं बन गए, वो अपनी बदौलत पढ़े हैं, अब बन के आए हैं। तो एमबीबीएस अब्रॉड में किसी भी बच्चे को अगर जाना है, किसी भी कंट्री जाना, तो पहले उस कंट्री के फैकल्टी चेक कर लें, सिलेबस चेक करें, हॉस्पिटल्स कितने हैं ये चेक करें, और कंसल्टेंट जो भी बात बता रहा है उसको 100 तरीके से एग्जामिन करें। उस कंट्री के मेडिकल सिस्टम के ऊपर कितने आर्टिकल्स हैं, कंसल्टेंटों के आर्टिकल्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो जिन्युइन आर्टिकल्स है, जो स्कॉलर्स लिखे हुए हैं, पेड आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, पेड आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, उसको पढ़ें। और कम से कम उस कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले अपने से या उस कंसल्टेंट से रैंडम नंबर मांगे कि आप मुझे कितने बच्चे भेजे हैं। अगर अच्छा कंसल्टेंट क्या वो भेजता है 2, बताएगा मैं तो 100 भेजा हूं, तो उससे बोलिए कि 100 में मुझे नंबर दिया, मैं रैंडमली 5-6 से बात करना चाहेंगे, कंसल्टेंट आपको नहीं देगा, क्योंकि उसका रेपुटेशन वो बुकिंग तक ही था, क्योंकि जैसे बच्चा वहां पहुंचा उसकी पूरी की पूरी राज खुल गई। तो बच्चे इस तरह से फंस रहे हैं। तो ये सारी चैलेंजेस हैं। दूसरा चैलेंजेस आपको नवंबर 2021 के बाद गवर्नमेंट ने एक और ला दिया, एक रेगुलेशन बनता है जिसका नाम एफएमजीएल है, और एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो बनाती है, गजट में आता है। उसमें 3-4 बातों को मुख्य तौर से कहा गया है, और वो 3-4 चीजों को देखा जाए तो इंडिया में 2021 नवंबर 2021 के जो गवर्नमेंट ने एक गजट निकाला जिसका नाम एफएमजीएल है, उस गजट के आने के बाद, और उसके साथ साथ मैं बोल दूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच का डिसीजन भी है जो एफएमजीएल को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच ने उसमें बहुत क्लियर कट हर चीज को डिफाइन किया। उसको अगर मान लिया जाए और बच्चे अगर पढ़ लें जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इंडिया से जितने भी कंट्रीज में अभी बच्चे जा रहे हैं उसमें से 90% कंट्री इनवैलिड है। सिर्फ बच्चे वो जो एफएमजीएल में 4-5 चीज लिखा है उसका ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन मांग लें उस कंसल्टेंट से, तो कंसल्टेंट के पास है ही नहीं। जिससे मेनली प्रॉब्लम क्या है कि उसमें 4 कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो 4.5 साल का आपका मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, जिसको प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं। 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, उसी कॉलेज से होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, और आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस उस कंट्री में होना चाहिए। जैसे वहां के डॉक्टर्स को सरकार देती है वही राइट आपको भी दे, वही लाइसेंस टू प्रैक्टिस का राइट आपको दे, जो कि आप उनके भी सिटीजन के ऊपर आप जो स्किल सीखे हैं उसको इंप्लीमेंट कर सकें, या उसको देख सकें, या उसके ऊपर अपनी जो स्किल है वो डेवलप कर सकें। अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो है वहां इंटर्नशिप नहीं है। कई देशों, चूंकि हर देश का अपने अपने एजुकेशन सिस्टम है, अब हर देश इंडिया के लिए तो अपना एजुकेशन सिस्टम बदल तो नहीं देगा ना। इंडिया के मेडिकल कोर्स अगर 4.5 साल प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है, और यहां पे फॉरेन नेशनल के 100 बच्चे आ रहे हैं, और उनके देश में कोई नियम लग गया, नहीं अब तो हम जो तुम्हारा 4.5 साल का कोर्स है 5 साल होगा तभी मानेंगे, इंटर्नशिप 1 साल के जगह पे 1.5 साल होगा तभी मानेंगे। तो 100 बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना मेडिकल एजुकेशन सिस्टम तो नहीं चेंज कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे बांग्लादेश में 3 इयर्स एमडी एमएस प्रोग्राम वैलिड नहीं है, वहां 5 इयर्स है, वहां इंटीग्रेटेड डिग्री मिलता है पीजी का। अगर बांग्लादेश का कोई स्टूडेंट इंडिया से अगर पीजी करता है तो बांग्लादेश में इक्विवेलेंट एमडीएमएस नहीं होगा, वो इनवैलिड है। अब उसके लिए कि भाई बांग्लादेश में मेरा डिग्री वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां 5 इयर्स मांगा जाता है, यहाँ 3 इयर्स है, तो गवर्नमेंट इंडिया क्या आपने डिग्री 3 इयर्स से करके 5 इयर्स कर देगी? नहीं करेगी ना, इसकी एजुकेशन सिस्टम है। तो कई देशों में जो मिनिमम जो टाइमिंग है 4.5 साल का, वो तो मैच कर रहा है। प्रॉब्लम कहां है कि वहां पे इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप की बात कही गई। इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप उसको कहते हैं
जो आपके कोर्स के साथ साथ एक ट्रेनिंग चलता है। जैसे इंडिया में भी आप देखते होंगे जो बच्चे थर्ड ईयर के बाद जाते हैं तो हॉस्पिटल राउंड पे जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, उनकी ड्यूटी लगते हैं कि भाई आप देखो, प्रोफाइलिंग करो, थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर क्या कैसे पूछा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो वो काम उनको लगाया जाता है, उसको इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप कहते हैं। जबकि एनएमसी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप नहीं मानेंगे हम, हमको सेपरेट इंटर्नशिप चाहिए। सेपरेट इंटर्नशिप मतलब आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है उसके बाद 1 ईयर का इंटर्नशिप चाहिए। तो मैक्सिमम सीआईएस कंट्रीज जो हैं वहां पे इंटीग्रेटेड है। जैसे आप बेलारूस, जॉर्जिया, रोमानिया, फिर आप इसको ले लीजिए, रशिया भी ले सकते हैं, उज्बेकिस्तान ले सकते हैं, किर्गिस्तान ले सकते हैं। तो ये इस सारे सभी देशों में इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप है और गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप मांगने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये बात। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि क्या वो देश जो हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं उनको लाइसेंस दे रही है, क्या उनको वहां पे विदाउट एग्जामिनेशन या आफ्टर एग्जामिनेशन ये व्यवस्थाएं हैं उस देश में कि जो भारतीय छात्र जा रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट वहां मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनको वो देश लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है। ये सवाल जो भी बच्चे जिस कंट्री में जिस कंसल्टेंट, जिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जा रहे हैं, उनसे इन चीजों को मांगना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट ऐसे मांगना चाहिए कि उसके मिनिस्ट्री या उसके जो रेगुलेटरी, उस कंट्री के जो बॉडी है जो मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, उसके कुछ तो रूल्स होंगे कि फॉरेनर्स के लिए मेरा क्या रूल्स है, मेरे यहाँ लाइसेंस की व्यवस्था है कि नहीं है, हम लाइसेंस बिना एग्जाम का देंगे या एग्जामिनेशन लेने के बाद देंगे। वो कंसल्टेंट के बातों पे भरोसा न करें। जितना आपकी बातों से समझ में आया उसमें एक पॉइंट तो हो गया कि जो बाहर से पढ़ के बच्चे आते हैं उनके लिए एक तो लाइसेंस की जरूरत है और दूसरा एफएमजीएल। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा आप और हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको जानकारी दें। देखिए, पहले जो आपको पता है नवंबर 2021 के पहले एफएमजीएल जैसा कोई रेगुलेशन नहीं था। उसके पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन था, उसके तहत सारे बच्चे रेगुलेट होते थे। तो उसमें था कि रजिस्ट्रेबल आपका होना चाहिए, जिस कंट्री में आप हैं आपकी डिग्री वहाँ वैलिड हो और रजिस्ट्रेबल हो आपकी भी। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आए और उसका डाटा है, जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जो बाहर से बच्चे पढ़ के आते हैं, उनकी क्वालिटी चेक के लिए, उसको गवर्नमेंट के पास ये राइट है क्वालिटी चेक करने के लिए, उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। इसको आम भाषा में एफएमजी लोग बोलते रहते हैं कि भाई कितने बच्चे पास हुए कितने नहीं हुए। तो जो डाटा है 2012 से लेकर 2021 के आसपास का, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एक ऑटोनोमस बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, उसको अगर आप सही ढंग से देखें तो 2012 से 2021 तक के आसपास में कम से कम 1,17,18,000 ऐसे बच्चे हैं जो लाइसेंस के लिए भटक रहे हैं और वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे और 5 साल 6 साल से कोचिंग कर रहे हैं कि वो एग्जाम निकल जाए। आपने जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई वहां 5 साल या 6 साल किया, वहां से आने के बाद भी आप 5-6 साल से कोचिंग ही कर रहे हैं और एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिस कॉलेज में आप पढ़ने गए थे उस कॉलेज का स्टैंडर्ड क्या था, वहां की एजुकेशन क्वालिटी क्या थी और आप क्या पढ़ के आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई, और इसमें और एक चीज हो रहा था कि जितने भी विदेश के कॉलेजेस में बच्चे पढ़े, ये बिजनेस बना लिया गया था इसको, और उस देश को भी लगने लगा था हमको उससे क्या लेना देना है। बच्चे इंडिया से आ रहे हैं, हमें फी दे रहे हैं, वो भी डॉलर्स में दे रहे हैं, यूरो में दे रहे हैं, उसका रेमिटेंस तो बढ़ रहा है। भाई तुम जाओ पढ़ो, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है तुम तय कर लो। बहुत सारे देशों में तो कॉन्ट्रैक्टर ही तय कर लेते थे कि क्या पढ़ाना है। अच्छा। ये भी काम हुआ है, कोर्स डिजाइन कर देते थे। और
ये टैगलाइन चलता था कि चलिए यहाँ पे इंडियन फूड्स है, इंडियन बुक्स है, इंडियन सिलेबस है, इंडियन केयर टेकर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन इस पे बात नहीं होती थी कि क्या वहां पे पढ़ाई भी होता है, क्या वहां हॉस्पिटल है, वहां कितने फैकल्टीज हैं, एजुकेशन क्वालिटी क्या है, इस पे बात नहीं, इसके अलावा सारी बातें होती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो हमारे देश से बच्चे जा रहे हैं और वहां से पढ़ के आ रहे हैं, इनके अंदर तो कुछ क्वालिटी ही नहीं है, ये तो डॉक्टरी का डिग्री लेके आ रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पार्लियामेंट में उठा है, और पार्लियामेंट में हेल्थ मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया है कि विदेश से ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ के एमबीबीएस आ रहे हैं जो हमारे यहाँ के नर्सिंग के डिग्री के बराबर भी उनको नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ नर्सेज उससे ज्यादा जानती हैं। हम्म, तो एफएमजीएल लाने के पीछे ये था कि जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना था, उसको ये बताने की कोशिश गवर्नमेंट की कि मेडिकल एजुकेशन को हम कैसे रेगुलेट करें ठीक ढंग से, जो हमारे देश में एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो एक टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हेल्थ सिस्टम को मजबूत कर सके, देश में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके हेल्थ सेक्टर में। क्योंकि गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि वहां से बच्चे तो जा रहे हैं, हमारे देश के पैसे भी जा रहे हैं और वहां से क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं आ रहे। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बोला है, एफएमजीएल पे ही बोला कि ठीक है मुझे डॉक्टर्स चाहिए। बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट ये होता है कि भाई डॉक्टर्स तो इंडिया को बहुत जरूरत है, तो ये जो बच्चे पढ़ के आए हैं इनको अलाउ कर दो, जैसे भी पढ़ के आए आप अलाउ कर दीजिए। मतलब मेडिकल की पढ़ाई में जो कॉम्प्रोमाइज लेवल का जो सिस्टम आ गया था उसको हटाने के लिए एफएमजीएल एफएमजीएल आएगा। रोल और कर रहा अब्रॉड एजुकेशन, ये अब्रॉड की बात नहीं है, जो आईएमजी जिसको इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट बोलते हैं उनके लिए भी एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने कई रूल्स चेंज किए हैं। क्योंकि उससे इसलिए बातचीत नहीं हो पाती है कि जो मेडिकल अब्रॉड के कंसल्टेंट हैं उनका सब्जेक्ट मैटर ये नहीं है। हम्म, सिर्फ फॉरेन ग्रेजुएट के लिए जो फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए ही चेंज नहीं किया गया है, उससे ज्यादा रूल्स चेंज किया गया जो इंडिया में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। भाई एजुकेशन में तो बदलाव होते रहता है ना, अपग्रेडेशन होना चाहिए। वो तो अपग्रेडेशन होते रहता है ना। जरूरी थोड़ी है कि जो हिस्ट्री हम पढ़े थे या जो बुक्स हम पढ़े आज से 40 साल पहले वो आज भी पढ़, इसलिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया। हम्म, सिर्फ मेडिकल में ही ये रिफॉर्म नहीं चल रहा है, हर एजुकेशन सेक्टर में चल रहा है, वो चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग हो, सब में आ रहा है। वो जरूरी है। क्योंकि जॉब ओरिएंटेड उस कोर्स को कैसे बनाया जाए, बच्चे जो पढ़ाई करके भटक रहे हैं, स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं, उनको कैसे ठीक ठाक किया जाए, उसी तौर पे मेडिकल में भी आया, इसलिए एफएमजीएल आया उसको। एफएमजीएल के एक लाइन में अगर बोला जाए तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाए। और ये जो बिजनेस बना के लोग बैठे हुए हैं, रोज एक नए मेडिकल कॉलेज अब विदेश में खुल रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए जो बच्चे हमारे नहीं फंस पाए। तो एफएमजीएल लाने के पीछे का जो मकसद है यही है। और जितने भी दर्शक इस चीज को पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एक जो मीडिएटर की भूमिका एक कंसल्टेंट प्ले करता है और सारी जिम्मेदारियों से भी आपको कहीं ना कहीं फ्री करवाता है और एक खुद वो जिम्मेदारी लेता है कि भाई आपका बच्चे का कौन सा कॉलेज होना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो अपने कंसल्टेंट का चुनाव कैसे कर सकते हैं और कैसे अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट लें जिससे उनके बच्चे का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ हाथों में जाए। ये सबसे बड़ा, अगर आप विदेश से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप कंसल्टेंट का चुनाव और कंसल्टेंट का टेस्ट कैसे करें। क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें से मैक्सिमम समस्याओं को पैदा करने वाला कंसल्टेंट ही है, एजेंट है या कॉन्ट्रैक्टर है। अब आपको दो तरह से मेडिकल में, एक देखिए, एक मीडिएटर होता है जिसका काम है कि एक जगह से बच्चे को नहीं पता है, अच्छा चीज बताया, उसको इन्फॉर्मेशन दिया और दूसरे जगह तक पहुंचा दिया, मीडिएटर का काम खत्म हो जाता है। वहां से कॉलेज का काम शुरू होता है। ये क्या इसमें एमबीबीएस अब्रॉड में एक सेगमेंट ये है कि ऐसे कुछ कंट्रीज है जहां पे आप एडमिशन अगर बच्चे करा दिए उसके बाद आपका कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर किसी का कोई काम नहीं है, वहां कॉलेज देखेगा। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे कंसल्टेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं।
अब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो कॉलेज का, उस बच्चे का हर चीज वही लेगा, फी भी वही लेगा, पास होगा कि नहीं होगा उसी के हाथ में है। अगर बच्चा बदमाशी किया तो उसका डॉक्यूमेंट्स वापस करेगा नहीं करेगा उस कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में है। उसका क्लास कैसे चलेगा कब चलेगा ये तय कॉन्ट्रैक्टर करता है। ओह, तो ये होता है पूरी तरह से बच्चों को जकड़ लेना कि आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं, मैं जो कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा। तो कंसल्टेंट का चुनाव करते समय ये देखिए कि वो कंसल्टेंट को पहले मेडिकल एजुकेशन के बारे में कितनी चीजें पता है, उसको रूल्स रेगुलेशन के बारे में कितनी अच्छे से पता है। उसके तड़क भड़क कपड़े टाई सूट लिपस्टिक पाउडर पे आप मत जाइए, तब तो आप फंस जाएंगे। आप उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि ये सवाल है, और जब कंसल्टेंट के पास आप जा रहे हैं तो उस कोर्स के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल क्या है। तो आपके हाथ में A4 साइज डिग्री को छोड़कर और कुछ मिल नहीं रहा है, ना आप यहाँ का डॉक्टर बन पा रहे हैं, ना यहाँ का लाइसेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पा रहे हैं, ना समाज में आप अपना मुंह दिखा पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप भी फिर उसी पेशे में आ गए जिस पेशे के थ्रू आपको भेजा गया था। आप भी आके यहाँ पे एजेंट और ब्रोकर का काम करने लगे, और बाप माँ को लग रहा है कि मेरा बेटा पढ़ के तो आया है, दिल्ली में नौकरी कर रहा है, और दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं ये माँ बाप को पता ही नहीं है। तो आपको लगता है कि भाई मैं भी एजेंट गिरी का काम कर दूं, मैं भी बच्चे भेज दूं। क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड का बिजनेस ऐसा है, कंसल्टेंट, इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मीडिएटरशिप हो गई एक तरीके की। आप वो भी नहीं है, मीडिएशन और मीडिएटर वाला भी नहीं है इसमें। इसमें कैसे फंसाया जाए, कैसे जाल बिछाया जाए जो मछली फंस जाए, उसमें कौन सा चारा डाला जाए, कौन सा दाना डाला जाए जिससे वो क्लाइंट फंसे और मैं पैसा लूं। उस कंसल्टेंट को उस बच्चे के फ्यूचर से कुछ लेना देना है ही नहीं कि वो क्या पढ़ने जा रहा है, किस कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, और वहां पे क्या पढ़ाई हो रही है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है उसका पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पैसा उसका मिल गया, क्लाइंट क्लाइंट मतलब यहां पे स्टूडेंट है और कंसल्टेंट या बीच का जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। और वो कंसल्टेंट आपको ऐसे ऐसे कमिटमेंट करेंगे जितने आपके पेरेंट्स माँ बाप भी नहीं किए होंगे। आपको लगेगा कि 5 साल वही आपके माँ बाप हैं, इतने कमिटमेंट होगा। लेकिन एयरपोर्ट पे जैसे आप पहुंचेंगे, इमिग्रेशन में जैसे आप बोर्डिंग पास मिलेगा, इमिग्रेशन में जाएंगे, आधे कंसल्टेंट का नंबर बंद मिलेगा आपको। तो ऐसे भी कंसल्टेंट है जिससे बचने की जरूरत है। कंसल्टेंट का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा और बहुत सही सही जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पास सवाल थे, या आपके भी दिमाग में जो सवाल होंगे, उनका जवाब दीपेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है। और इस बीच में कई ऐसी बातें और भी पैदा होती हैं, मतलब और भी जब आप फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ बातें और पैदा हो जाती हैं, कुछ सवाल और आ जाते हैं। तो उनके लिए हमारा कमेंट बॉक्स जो है वो एकदम खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपना सवाल उसके अंदर लिख दीजिए, और जो भी नेक्स्ट एपिसोड बनेगा उसके अंदर उन सवालों को भी कवर किया जाएगा। और लास्ट में मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस जिस तरीके से दीपेंद्र जी ने समझाया कि वो A4 साइज की डिग्री से ज़्यादा वैल्यू है कि आप एक ऐसे पेशे में जा रहे हैं जहां लोगों की ज़िंदगी भी आपके हाथ में जाने वाली है। तो A4 साइज की डिग्री की वैल्यू उतनी ना करें, लोगों की ज़िंदगी की वैल्यू ज़्यादा है। तो सब कुछ सोच समझ के, अपनी काबिलियत देख के, अपने पैशन को समझ के फिर आगे डिसीजन लीजिए कि आपको पढ़ाई करने के लिए जाना है। और अगर आपको डॉक्टर बनना ही है तो हम लोग आपकी कितनी मदद कर सकते हैं ये आपको आइडिया लग गया होगा। पहले आप परखिए, अपने सवाल पूछिए, संतुष्ट होते हैं फिर आप डिसीजन लीजिए और फिर आगे बढ़िए, डॉक्टर बनिए। फकीरा, आपने समय दिया मेरे पॉडकास्ट के लिए इतना बिजी शेड्यूल में। क्योंकि मैं बता दूं कि इनका ब्लॉग अभी यहाँ पे शूट हो रहा है बनारस में, और उसमें से मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे कम से कम 30 मिनट्स या 40 मिनट्स टाइम दीजिए। हो सकता है आपके माध्यम से कुछ ऐसे मैसेज जाए जो बच्चे फंस रहे हैं वो फंसने से बच जाएं, जो सच में डॉक्टर बनना चाह रहे हैं वो डॉक्टर बन के आएँ और समाज का सेवा करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं बजाया है, तो कृपया बेल आइकन को पुश कर दे और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और पेरेंट्स भी अवेयर हो सके और बच्चे भी अवेयर हो सके। गलत कंसल्टेंट, गलत एजेंटों के हाथ में आप न फंसें, इसके लिए आप हमेशा तत्पर रहें और कुछ पढ़ाई करना शुरू करें और कुछ सवाल पूछना शुरू करें,
तभी आप किसी देश में जाके डॉक्टरी की पढ़ाई करने का फैसला को तय करें।